नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। तो हमने कल सामान्य हिंदी को अच्छी तरह से क्वेश्चन को हल किया था और बहुविकल्पी और जो गद्यांश और पद्यांश को अच्छी तरह से देखा था। तो आज हम उसी के आगे आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ, फिर से बताने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हमने आपको सामान्य हिंदी में बहुविकल्पी की करा दिया था, फिर और उसके बाद पद्यांश करा दिया था, गद्यांश और पद्यांश भी हमने करा दिया था। तो आप लोग अगली वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। आपका बोर्ड प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गया होगा, तो आप लोग प्री बोर्ड को अच्छी तरह से देखकर अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? तो लेखक का साहित्यिक परिचय। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें दिया गया है का और खा, जिसमें 3 + 2 = 5। इसमें में से 1 करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, इसमें में से 1 करेंगे तो 5, मतलब कि दोनों में 10 नंबर दोनों को मिलाकर होगा। तो इसमें क्या करना है? तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको शब्द भी बता दिया है, तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहे। तो पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखेंगे, फिर हरिशंकर परसाई का देखेंगे, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखेंगे। तो हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर जीवन परिचय देखें तो हम इसे अच्छी तरह से आपके लिए एकदम अपने हैंड राइटिंग में लिख कर लेकर आया हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय को अच्छी तरह से साहित्यिक परिचय को देखता हूँ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सूर्यपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। जो इनकी माता थी वह ज्योतिषमती थी, वो पंडित कुल की बहुत ही प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उनकी माता बहुत अच्छी ज्योतिषी थी और उनको अच्छा ज्ञान था, तो उनको ये उत्तराधिकार में प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1930 ईस्वी को इन्होंने ज्योतिषाचार्य की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त किया और उसके बाद और ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। फिर सन 1949 ईस्वी में कब 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कौन सी उपाधि थी? तो डी लिट की उपाधि से। और सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्हें पद्म भूषण कब मिला? तो इन्हें पद्म भूषण 1957 ईस्वी को मिला। इन्होंने नगरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। ये नगर प्रचारणी पत्रिका एक इन्होंने संपादक रहे। इसके बाद 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 19 मई 1979 ईस्वी में को इनका निधन हो गया। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को, और इनका मृत्यु इतने को हो गया। अब रचनाएं अगर देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, अशोक के फूल जो आपके पाठ में भी दिया गया है, कुटच, विचार प्रवाह आदि इनकी रचनाएं हैं। तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना को अच्छी तरह से देखा। अब हम लोग आपको बताता हूँ हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देखेंगे। इनका हरिशंकर परसाई जो इस तरह हमने इसको भी अच्छी तरह से आपके लिए लिखा हूँ कि आप लोग एक बार आप पढ़ लें तो आपको याद हो जाए। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जामानी नामक स्थान पर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्ययन कार्य किया। अध्ययन कार्य के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। तो इनका जन्म 1922 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने शिक्षा मध्य प्रदेश में ली। मध्य प्रदेश के नागपुर विद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया था। परिसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्ययन का कार्य किया। फिर अध्ययन कार्य के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन आरंभ कर दिया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। इन्होंने प्रकाशन भी किया था और उसका संपादन भी किया था। तो कौन सी पत्रिका थी? तो पत्रिका का नाम आपको साहित्यिक मासिक पत्रिका को इन्होंने ही इसका संपादन किया और इसका प्रकाशन किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण इन्हें या उन्हें पत्र का प्रकाशन बंद करना पड़ा। आर्थिक घाटा होने लगा, पैसों की कमी आने लगी थी, इन्होंने प्रकाशन बंद कर दिया। इनकी रचनाएं साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। परसाई जी ने व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। इसे शासक रचनाकार सन 1995 ईस्वी में हमसे विदा हो गए। 1922 में जन्म लिया, 1955 ईस्वी में निधन हो गया। और रचनाएं की बात करें तो तट की खोज तब की बात और थी। रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे सदाचार की
ताबीज, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आप लोग को हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय अच्छी तरह से हमने बताया कि होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1922 ईस्वी को जन्म लिया, 1995 ईस्वी को निधन हो गया। ललित निबंधों की रचना की है और इनकी एक साहित्यिक मासिक पत्रिका थी जिनका संपादन और जो प्रकाशन इन्होंने ही किया। उसके बाद आप देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनका भी पेपर में पूछा गया, तो इनके भी हम लोग अच्छी तरह से जीवन परिचय को देखते हैं। तो ये देखिए हम इनका जीवन परिचय अच्छी ढंग से लिख कर ले आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग एक चक्कर इसे वीडियो को देख लें या सुन लें तो आप तुरंत पेपर हॉल में जाकर बैठ कर पेपर भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास रखे रहिए, आप सुन लीजिए और आप लोग इसे बार-बार सुनकर अच्छी तरह से अपना जीवन परिचय, ये 3 तो पक्के ही याद हो जाएँगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय ही ये सब है, क्योंकि ये सब पेपर में एक बार पूछ लिया गया है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूना नामक नाम, यहाँ पूना नहीं होगा, यहाँ पर पूरा नाम होगा। क्या? पूरा, गलती से हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में धनुषकोडी रामेश्वर, ये तमिलनाडु में स्थित है। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी माँ का नाम असीमा था। ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई के साथ-साथ काम भी करते थे। ये अपनी स्कूल की फीस के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। कहाँ पर हुआ था? धनुषकोडी रामेश्वर, तमिलनाडु में। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था और माता का नाम असीमा था। इनके पिता कौन-सा काम कर रहे थे? मछुआरे का काम कर रहे थे। ये अपने पाँचों भाई-बहन में सबसे छोटे थे। आपको इस तरह हम अगर बताएँगे तो आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगा। तो ये 5 भाई-बहन थे, ये सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए ये पढ़ाई के साथ-साथ काम करते थे। ये अपनी स्कूल की फीस के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्क्वायर मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। उसके बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और फिर ये डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। डीआरडीओ एक ग्रुप है जो वैज्ञानिकों का ग्रुप है, इसमें इन्होंने जुड़ा और प्रारंभ में इन्होंने छोटे-छोटे हेलीकॉप्टर ये डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण उन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। इन्होंने कौन से महान वैज्ञानिक के साथ काम किया? विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद इन्होंने क्या, इनकी आगे की कहानी, अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाना सफल हुआ। इन्होंने ही अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को इनके ही अंतर्गत बनाना सफल हुआ। और उसके बाद कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। कलाम जी 2002 में चुनाव को लड़ा, 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। 25 जुलाई 2007 को उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ और कलाम जी की मृत्यु 2015 ईस्वी में हुआ। रचनाएं इनका है अग्नि की उड़ान हिंदी 1999 में लिखा, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलियनियम 1999 में ही लिखा, विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इन्होंने ही लिखा था। इनको पद्म भूषण 1981 ईस्वी में प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 1990 में प्राप्त हुआ, भारत रत्न 1997 में प्राप्त हुआ और वान ब्राउन अवार्ड 2013 में इन्होंने को प्राप्त हुआ। ये इनके का जीवन परिचय, साहित्य परिचय और रचनाएं हैं। आपको अब हम दिखाता हूँ खा नंबर में कहा है, निम्न में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहे। तो ये भी 5 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो चलो हम लोग इनका जीवन परिचय को अच्छी तरह से देखा। हमने कहा था ना कि हम पेपर को लेकर आएंगे और एक-एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कराएंगे। क्यों? जयशंकर प्रसाद, जन्म 20 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान काशी। पिता देवी प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली शैली, प्रबंध, काव्य एवं मुक्ता। प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को। ये इनका जीवन परिचय हो गया जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बाद मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं। तो इनका जीवन परिचय क्या है? जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी। जन्म स्थान चीरगांव, झांसी। पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज। शिक्षा घर पर ही। भाषा इनकी खड़ी बोली सरल थी। शैली की बात करें तो उपदेशात्मक शैली थी। मृत्यु इनका 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ। उसके बाद देख लीजिए महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय पूछा, तो हमने इनका भी जीवन परिचय लिखकर
आया हूँ आपको बताता हूँ। जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता श्री गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही है। भाषा की बात करें तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली मुक्तक गीत काव्य की प्रभावमयी सुव्यवस्थित शैली थी। प्रमुख रचनाएं यमा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, संध्या, मेरा परिवार भी इन्होंने ही रचना किया था। मेरा परिवार, इनकी ये सब रचनाएं हैं। और भी रचना है सॉरी दोस्तों। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। इनका जीवन परिचय ये है। आप लोग एक बार इसे अच्छी तरह से अपनी किताब में पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये 5 नंबर में आता है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, या तो हमारे इंस्टाग्राम पर इसका जब एक वीडियो अपलोड होगा उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको लेकर आएंगे। पंचलाइट कहानी ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी या तो आप इसे करिए या तो इसे करिए। फिर 7वां नंबर होता है स्वपठित पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। ये 5 नंबर का आता है, जिसमें प्रयागराज वाले को आलोक दीप्त खंड काव्य लिखना होता है। इसी तरह सभी को अपने अपने जिले का दिया गया है, सभी लोग अपने अपने जिले में, जिसके जिले में जो है उसे लिखना होगा। आप इसे आपकी विद्या या आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, दिया गया है। उसके बाद हम लोग, अगर आप कहेंगे तो इसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोग खंड खा में याद जाते हैं। खंड खा में देखिए क्या क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है का नंबर देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम यहाँ पर संदर्भ आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका अनुवाद कर लेंगे या तो बताना, हम करवा देंगे। तो इसका संदर्भ होता है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायां महत्त्वम नामक पाठ से अवतरित है। ये संस्कृत भाषायां महत्त्वम पाठ से लिया गया है। और उसके बाद है हिंदी संस्कृत वाला पाठ। तो इसका इसका इस संदर्भ आपको बता रहा हूँ, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है ये वाला। तो आप लोग इसका अनुवाद कर लेंगे, या तो आप कमेंट में बताना तो हम करवा देंगे। उसके बाद दिया गया इस श्लोकों में से एक का संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाला जो हम संदर्भ आपको बताता हूँ, फिर उसी तरह आपका दूसरा भी वही एक ही पाठ से दोनों जो पद्यांशों को लिया गया है। या श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषी रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग दिया जाता है 9 नंबर में। ये 2 नंबर का वाक्य प्रयोग होता है, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग किया। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम बनाकर निकल जाना। ईद का चांद होना, कभी कभार दिखाना। आप सभी को अब पठित गद्यांश हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।